जैसे मैंने कहा कि हर साम्राज्य का अंत होता है, इसका भी अंत होगा और बहुत बड़ी एक चीज होती है, कई लोग इस बात को पहचान नहीं पाते। मैंने अपने एपिसोड्स में हमेशा कहा है, लोग समझते हैं कि इस टाइम आरएसएस स्ट्रांग है तो वो हमको कोई भी व्यक्ति सत्ता में बिठा सकती है। नहीं, मैं ये मान के चलता हूँ, अगर आपके पास एक स्ट्रांग लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, तो आप लोगों को गैल्वेनाइज कर सकते हो। लेकिन नरेंद्र मोदी के बाद मुझे पूरा वैक्यूम नजर आता है कि जो अपने कंधों पे हिंदुस्तान को ढो सके। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसी मर्क्यूरियल लीडरशिप जो है वो 100 साल में एक या दो ही पैदा होती है। इंदिरा गांधी हुई थी, ये हुई थी, या पंडित नेहरू थे, इससे ज्यादा कोई पैदा नहीं हुआ है। और कोई सोचे कि आ, इनके अंदर वो मर्क्यूरियल लीडरशिप पैदा होती चली जाएगी, मैं इस बात को नहीं मानता। और 100 साल इस बात के गवाह है कि आरएसएस कुड नॉट प्रोड्यूस दैट काइंड ऑफ मैजिकल पर्सनैलिटी एक्सेप्ट सो कॉल्ड नरेंद्र मोदी, हु कुड पुट देम इनटू द विनिंग पेडेस्टल। सर विवेक देशपांडे जी। मेरी आवाज आ रही है जी। जी। दिनेश जी, ये जो बिल कल संसद में इंट्रोड्यूस हुआ, इसके बारे में मेरे विचार थोड़े अलग है। ये बहुत सडनली और किसी को भी इसके बारे में कोई भनक नहीं थी कि सरकार ऐसा कुछ सोच रही है। मतलब जिस तरह से धनखड़ जी का रेजिग्नेशन आया, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि भाई धनखड़ जी और बीजेपी के बीच में इतना तनाव बढ़ गया है कि स्थिति इस कदर बिगड़ गई कि धनखड़ जी कभी भी रिजाइन कर सकते हैं। किसी को कोई अंदाजा नहीं था। हम लोग पैनल डिस्कशंस करते हैं, हम पत्रकार बहुत सारे जो वर्किंग जर्नलिस्ट है वो रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन कहीं भी इस तरह का किसी ने कोई अंदाज फोरकास्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ धनखड़ जी और बीजेपी के बीच में तनाव बढ़ रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये जो एक आयरन कर्टन के पीछे बीजेपी के अंदर जो कुछ चलता है, उसमें से कई बातें हमको पता नहीं चलती। ये जो कानून है, इस तरह का कानून लाने की मंशा सरकार की है और ये मानसून सेशन में आ सकता है, इस तरह की कोई खबर कहीं भी हमने पढ़ी नहीं। और सडनली जिस दिन वो कानून आने वाला था, उसी दिन इस तरह की ये खबर आई कि ऐसा कानून इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो ये जो सीक्रेसी के साथ में इतना बड़ा कानून लाने की जो मशक्कत है, वो बहुत आउट ऑफ ऑर्डिनरी चीज है। वो कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। इसके पीछे क्या मंशा है, ये क्यों लाया जा रहा है? क्या अब प्रधानमंत्री को भी उसमें, तो कौन सा प्रधानमंत्री है जिसके खिलाफ कोई कंप्लेंट होगा और फिर 30 दिन वो जेल में रहेगा, तब तक वो प्रधानमंत्री बना रहेगा। और फिर 30 दिन अगर हो गए उसको, अगर 29 दिन भी हो जाए तो उसका प्रधानमंत्री पद नहीं जाएगा, लेकिन 30 दिन अगर उसको रिटेन किया तो फिर वो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। क्या बेवकूफी है! कितनी, यानी किसके दिमाग में आया है और ये क्या है? ये सिर्फ लोगों को बताने के लिए। देखिए, हम प्रधानमंत्री को भी उसी नजर से देखते हैं जैसा हम किसी दूसरे मंत्री को देखते हैं। इतने ये बड़े दिल के हैं, ऐसा वो दिखाना चाहते हैं। ये सब मुझे लगता है कि कोई ऐसा क्राइसिस है जो अनसरमाउंटेबल है, इसमें जिस एक बात पॉइंट किया था मैंने विवेक जी, कि भारत की किस एजेंसी में इतनी ताकत है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर सके? तो किस ये एजेंसी में इतनी ताकत है कि जो एक इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर सके? साहब, गिरफ्तार करने की तो बहुत दूर की बात है साहब, वो तो भूल जाइए बहुत आप, ज्यादा वो हो नहीं सकता। ये हाई मॉरल ग्राउंड लेने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, हम तो प्रधानमंत्री को भी उसमें लाना चाहते हैं, जबकि ऐसा वो भाई, ये 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाले ये लोग हैं, जिन्होंने अपोजिशन पार्टीज के कई ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए, मतलब महाराष्ट्र का देख लीजिए, अजीत पवार के बारे में खुद नरेंद्र मोदी चुनावी रैली में कहते हैं कि वे 7,000 करोड़ का घोटाला किया और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये उनका वाक्य था उसमें, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। 5 दिन के बाद उनको पकड़ के लाया उन्होंने, छोड़ा नहीं, पकड़ के लाया और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, उनको तिजोरी की चाबी दी। जिनके ऊपर 7,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप खुद प्रधानमंत्री लगाते हैं, ये किसी को क्या जेल में डालेंगे? ये क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ करेंगे? सारे भ्रष्टाचारी तो इन्होंने अपने वॉशिंग मशीन में से निकाल कर धोकर अपने अलग अलग स्टेट में उनको मंत्री बनाया, एमएलए बनाया, एमपी बनाया, क्रिमिनल्स को बनाया, क्रिमिनल्स को बनाया है। मालेगांव ब्लास्ट में जो महिला, अब वो अब छूट गई है, अब की बात है, लेकिन
जो मालेगांव ब्लास्ट में जिसका नाम था उसको आपने एमपी बनाया, भोपाल का, इतने बड़े शहर का, मध्य प्रदेश की राजधानी का, ऐसे कोई ऑर्डिनरी शहर का नहीं बनाया आपने, बड़े शहर का बनाया। तो ये जो गोडसे का महिमा मंडन करने वालों को आप उनको नवाजते हैं, उनको कोई पद देते हैं या फिर उनको खुली छूट मिलती है, तो गौरक्षक जो है वो जो कर रहे हैं सड़क पर लिंचिंग कर रहे हैं इनके लोग, इनके सपोर्टर्स। तो ये किसको मतलब किसको झूठ एक पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्रिमिनल्स के खिलाफ, हम किसी को पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स जो घुस रहे हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई है। भाई ऐसा है कि बीजेपी के अंदर जितने क्रिमिनल्स है आप रिकॉर्ड देख लीजिए, सांसद हो, एमएलए हो, नंबर ऑफ क्रिमिनल्स की संख्या आप देख लीजिए कौन से पार्टी में सबसे ज्यादा है। तो ये ऐसा बता रहे हैं क्या कि हम हमारे पार्टी को साफ करना चाहते हैं? तो ये सब झूठ है। मुझे ये देखिए, ये जो कानून सडनली लाया है और अध्यक्ष को बोला गया कि देखिए मानसून सेशन जल्द खत्म होने वाला है, अभी समय नहीं है, तो हम किसी सांसद को ये सर्कुलेट नहीं कर सकते। संसद के अंदर हम संसद सदस्य जितने हैं उनको सर्कुलेट, तरीका तो ये होता है कि एक आध महीना पहले आप सारे जो संसद सदस्य है उनको ये कानून के का जो प्रारूप है वो आप सर्कुलेट करते हैं, उनको सोचने का, विचार करने का मौका मिलता है, और तब जाके जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में तो उस पर चर्चा होती है। तो तब ये तैयार रहते सारे एमपी, सब उनको बैकग्राउंड पता होता है किस बैकग्राउंड पर ये बिल आ रहा है, बिल प्रावधान क्या है, क्या प्रपोज किया गया है, तो चर्चा कर सकते हैं। चर्चा ही ना हो, किसी को पता ही ना चले कि हम क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो चर्चा चल रही है, वोट चोरी का जो डिबेट चल रहा है, उस पर से ध्यान हटाकर इस पर लाना है, और करना धरना कुछ नहीं है इनको, ये झूठे लोग हैं। कोई कोई उन्होंने आज तक कोई पाथ ब्रेकिंग कानून, एक भी पाथ ब्रेकिंग कानून पिछले 12 साल में इन्होंने लाया नहीं है, जिससे देश के राजनीति की, देश के प्रशासन की दिशा बिल्कुल बहुत अच्छे पॉजिटिव डायरेक्शन में चली जाए, ऐसा एक कानून इन्होंने लाया नहीं। एक बताए कि ये अच्छा कानून इन्होंने लाया जिसकी तारीफ हुई है सब जगह। तो ये इनका उद्देश्य ध्यान भटकाने का है, और दूसरा उद्देश्य ये है कि ये जो क्राइसिस इस सरकार, आप देखिए जो सब तरफ से ये घिर गए हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ये घिर गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ, तुर्कस्तान, अजरबैजान, पाकिस्तान, पाकिस्तान को जो यूनाइटेड नेशंस में प्रतिष्ठा मिली, फिर ये मुनीर जो है वो अमेरिका में व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ खाना खा रहे हैं, तो और इनको लाल आग दिखा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, हर जगह से लोग इनको लाल आग दिखा रहे हैं। रिसेंटली बांग्लादेश का लेटर आया है सरकार को, वे आपके दिल्ली शहर में और कलकत्ता में अवामी लीग के लोग बांग्लादेश में कुछ गड़बड़ करने का प्लान बना रहे हैं, अपने ऑफिसेस, इन्होंने अपने ऑफिसेस खोले हैं, और इस तरह का लेटर बांग्लादेश ने लिखा है। उधर वो लिपुलेट पास जो है नेपाल का, वहां पर नेपाल वहां से अपना कुछ माल भेजने की कोशिश कर रहा है, हमारे देश का पार्ट है बता रहा है, वो तो नक्शे में तो उन्होंने पहले ही डाल दिया था। तो सारे फ्रंट्स पर, नजदीकी देश हो, दूर के देश हो, हर फ्रंट पर इनको घेर घेर लिया गया है। देश के अंदर आरएसएस के साथ में इनका झगड़ा है, इनके अध्यक्ष पद का मामला सुलझ नहीं रहा है, संजय जोशी का नाम आग्रह पूर्वक आरएसएस आगे बढ़ा रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इलेक्शन हुआ उसमें स्पष्ट तौर पर बीजेपी में जो डिवीजन है वो दिखाई दिया। अगर 50-60 भी एमपी मोदी जी के खिलाफ है तो पहले ही तो माइनॉरिटी में 240 लेकर, 240 में से 50 माइनस कर दिए, आज मोदी जी के साथ में 170, 180, 90 लोग हैं, ज्यादा नहीं है। और उधर चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी के बीच में कोई चैनल खुला है, बात चल रही है, इस तरह की खबरें आ रही है। और ये जो खेरा है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो रिएक्शन के बतौर एक रिएक्शन एक वीडियो जारी किया, उसमें वो कह रहे हैं कहाँ जाओगे आप कितना दूर भागोगे, आप भाग नहीं सकते, ये सरकार टिकने वाली नहीं है, ये जल्द बदलेगी, ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, ये प्रमोद खेरा बोल रहे हैं। क्या चल रहा है? कुछ तो चल रहा है देश की राजनीति में कि मोदी जी को भनक लग गई है कि शायद सरकार जा सकती है, और उसके चलते कुछ डेस्परेशन में ये कुछ करना चाहते हैं। ये हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सपोर्ट ही निकाल लें, क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर उनको द एंड दिख रहा है वो तो छोड़ देंगे इनका साथ, क्यों नहीं छोड़ेंगे? कुछ तो है ऐसा जिससे मोदी और शाह की जोड़ी पैनिक में है, डरी हुई है, और उसमें से निजात पाना चाहती है, देश का ध्यान भटकाना चाहती है। राहुल गांधी हमलावर है, इलेक्शन कमीशन का झूठ
सब लोग वो नैरेटिव बन गया है, वो परसेप्शन समाज में बन गया है कि ये चोरी करते हैं। तो इसमें से कुछ ना कुछ दूसरे डायरेक्शन में देश की राजनीति को ले जाना है। ये मुझे इसके पीछे पूरा गेम प्लान लग रहा है। ये किसी को जेल में डालने वाली नहीं है। इस जी। ये बिल्कुल झूठ है और ये ध्यान भटकाने का एक तरीका है। ऐसा ही मैं